हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पेपर एनालिसिस करेंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने वाले हैं पेटेंट ऑफिसर का। देखो, पेटेंट ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, अभी वो री एग्ज़ाम हुआ था 21 दिसंबर को। उसका हम पेपर एनालिसिस करेंगे, क्या क्या आंसर्स रह सकते हैं वो देखने वाले हैं, साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी देखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, इफ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड थम्स अप बटन। थैंक यू। तो यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी, मैंने टेलीग्राम चैनल पर जो पोल किया था उस बेसिस पे यहाँ पर होने वाली है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। पेपर मॉडरेट लेवल का बोल सकते हैं, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। लास्ट टाइम से ये वाला थोड़ा सा मॉडरेट बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा लेंदी भी बता रहे हैं। जैसे मैथ्स बहुत लेंदी बता रहे थे स्टूडेंट्स, ठीक है। और जो क्या बोलते हैं, इसका साइंस बहुत अच्छा पार्ट आया था, इंग्लिश बहुत अच्छी आई थी। यदि हम जीके की बात करते हैं, जिन्होंने अच्छे से जीके पढ़ी है वो भी कर पा रहे थे क्वेश्चंस। और यहाँ पर जो करंट अफेयर्स हैं वो भी थोड़े पुराने भी आए थे और थोड़े से नए भी आए थे, ठीक है। तो ये इजी टू मॉडरेट में मैं काउंट करूँगी। थोड़ी सी मैथ्स थोड़ी सी लेंथी आ गई थी, और यदि हम जो रीजनिंग की बात करते हैं वो थोड़ी सी लेंथी आई थी। अदरवाइज पेपर ओवरऑल बोले तो इजी टू मॉडरेट में जाएगा। तो अब मैं बात करती हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की क्या रह सकती है, ठीक है। सो अटेम्प्ट देखते हैं कि क्या क्या अटेम्प्ट रहे हैं स्टूडेंट्स के। तो काफ़ी स्टूडेंट ने 90 से लेकर 100 तक भी स्कोर किया है, ठीक है। ये पोल के बेसिस से बता रही हूँ। और किसने 100 से लेकर 150 तक भी स्कोर किया है। यदि हम एवरेज देखते हैं तो एवरेज स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है 90 से लेकर 110 के बीच, ठीक है। यदि हम एक्यूरेसी की बात करते हैं तो बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे जिनकी बहुत अच्छी एक्यूरेसी रही होगी। तो यदि 90 से 110 के बीच भी यदि किसने स्कोर किया है और उसके 10 से लेकर 15 तक भी नेगेटिव रहे हैं, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं तो इसमें से माइनस कर सकते हैं हम 90 माइनस 10, या फिर 105 ले लेते हैं। 105 माइनस 10 करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 95। और 10 की नेगेटिव मार्किंग है 1/4 थी शायद इस बार, तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग थी। तो यहाँ पर हम माइनस कर सकते हैं कितना, 3 मान के माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 92, ये तो हमने एवरेज काउंट किया है, तो प्लस माइनस देख लेते हैं। यहाँ पर जो कट ऑफ रहेगी वो अराउंड 80 से लेकर, अब यहाँ पर मानकर चलो 95 तक कट ऑफ रह सकती है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स कवर हो सकते हैं। देखो, डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट वाइज भी, ठीक है। यदि हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में 14 थी वैकेंसी थी जनरल की, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कट ऑफ रहेगी। अदर जो हमारे सब्जेक्ट्स थे उसके अलग अलग कट ऑफ यहाँ पर निकलनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी अलग अलग थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक एवरेज रेंज बड़ी वाली ले रही हूँ। तो 80 से लेकर 95 तक के स्टूडेंट्स यहाँ पर सेफ रहेंगे और ये अपनी मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ उन स्टूडेंट्स की जिनकी 70 से लेकर 85 तक के मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव को हमने यहाँ पर काउंट किया हुआ है और तब उनके मार्क्स यहाँ पर 70 to 85 आ रहे हैं। तो वो भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनका सब्जेक्ट कौन सा है, उनकी कितनी वैकेंसी है, ठीक है। तो कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और उनके स्कोर यहाँ पर इस तरह से आ रहे हैं, तो यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी कम रह सकती है, ठीक है। जिनकी वैकेंसी कम है वहाँ पर कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा रहने के चांसेस हैं, ठीक है। वैकेंसी कम है तो यहाँ पर आपकी कट ऑफ थोड़े से ज़्यादा रहेंगे। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है कि आपको अपनी वैकेंसी देखनी है, कौन सा सब्जेक्ट है वो देखना है, प्लस उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो जिनकी स्कोर 95 प्लस भी रह सकता है। तो मैं यहाँ पर एवरेज लेकर चल रही हूँ कि 80 से लेकर 95 तक के स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं और अपनी मेंस की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको यहाँ पर बैकग्राउंड नॉइज़ मिल सकती है। मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं बना रही थी क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आपको अभी भी बैकग्राउंड नॉइज़ मिल सकती है, तो सॉरी फॉर दैट। हम स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस से रिलेटेड, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया था प्रिजर्वेटिव से रिलेटेड कि गुड प्रिजर्वेटिव कौन होता है। जैसे हम जैम हो गया, जो भी हमारी चीज़ें होती है उनमें प्रिजर्व करने के लिए लॉन्ग टाइम तक कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, उसका करेक्ट आंसर होगा सोडियम बेंजोएट। यदि ऑप्शन में ये था तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा, ठीक है। यूनिट पूछी हुई थी मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वेबर पर मीटर स्क्वायर होगी, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स की कितनी होती है, वेबर होती है। प्योर एलिमेंट पूछा हुआ था, तो वहाँ पर कार्बन के कुछ कंपाउंड दे रखे थे, तो वो प्योर एलिमेंट में काउंट होंगे, चाहे डायमंड हो चाहे ग्रेफाइट हो। लेकिन सिलिका जो है वो कंपाउंड में आता है, प्योर एलिमेंट में नहीं आता, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिलिका। अब हम बात करते हैं स्लीपिंग सिकनेस की किस वजह से होती है, क्वेश्चन में आया था। तो इसका नाम है सीसी फ्लाइज, तो टी यहाँ पर साइलेंट होता है, तो सीसी फ्लाइज की वजह से यहाँ पर स्लीपिंग सिकनेस होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्लाइज ये वाली, ठीक है। प्योर वाटर की मोलरिटी पूछी हुई थी, कितने मोल होते हैं पर लीटर में, तो 55 मोल्स, अप्रॉक्स 55 मोल्स होते हैं पर लीटर में, ठीक है, वाटर में, ठीक है।
जनरेटर से क्वेश्चन आया था कि जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये फराडे की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो प्रिंसिपल होता है उस पे काम करता है। बात करते हैं स्टडी से रिलेटेड, लॉजिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो मैंने आपको बोला था कि बायोलॉजी का जो फर्स्ट पेज होता है वो आपको पढ़कर जाना है, क्योंकि वहाँ से लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो माइकोलॉजी से क्वेश्चन आया था। माइकोलॉजी क्या होती है? स्टडी होती है फंगाई की। ठीक है, तो फंगाई की स्टडी को हम बोलते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, इससे लास्ट टाइम में विटामिन से क्वेश्चन आए थे, तो मैंने बोला था विटामिन तो पढ़ के जाने हैं। तो अब यहाँ पर नेम से क्वेश्चन आए थे, B1, B2, B6 और B12 का क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो B1 किसको बोलते हैं? थायमीन को बोलते हैं। ठीक है, B2 होता है, सॉरी B1 बोलते हैं थायमीन, B2 होता है राइबोफ्लेविन और B12 होता है साइनोकोबालेमिन। तो B6 का नाम थोड़ा सा अजीब सा होता है, क्या होता है? पीरिडोक्सिन। ठीक है, तो ये मेज़ा कॉलम में क्वेश्चन आया था। तो यदि आपको B1, B2 और B12 के नेम भी पता है तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाता। तो B12 होता है साइनोकोबालेमिन और B1 होता है थायमीन, B2 होता है राइबोफ्लेविन। ठीक है, क्वेश्चन आया था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी है? तो HIV का नाम वहाँ पर नहीं था, शायद हेपेटाइटिस B इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, एक क्वेश्चन वीवो और विट्रो से आया था। देखो, ये एक्सपेरिमेंट होता है, यदि हम लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर कोई रिसर्च कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं वीवो टेस्ट। और विट्रो होता है आउटसाइड, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर जो टेस्ट करा जाता है उसको विट्रो बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था, इस तरह से आपको जनरल साइंस में क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, सो एक क्वेश्चन कमेंसलिज्म से आया था। मतलब क्वेश्चन में ये था कि एक जो स्पीसीज है उसको तो बेनिफिट होता है, दूसरी स्पीसीज को ना तो बेनिफिट होता है ना ही लॉस होता है, मतलब वो न्यूट्रल रहता है। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंसलिज्म होगा, म्यूचुअलिज्म होगा, पैरासाइट होगा। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, यदि दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होता है तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। कब होता है ये म्यूचुअलिज्म? जब जैसे मान लो एक फ्लावर है और ये बी है, या फिर हम बोल सकते कोई इंसेक्ट है। इंसेक्ट जब इसके पास आएगा तो उसको यहाँ पर क्या मिलेगा? फूड मिलेगा, और यहाँ पर फ्लावर क्या होगा? ग्रो होगा, तो दोनों को बेनिफिट हो गया। इसको हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। ठीक है, एक में क्या होता है, एक को फायदा होता है और एक को कुछ भी नहीं होता, उसको हम बोलते हैं कमेंसलिज्म। कैसे हुआ? जैसे मान लो एक पेड़ है जिसपे ना आंट है। ठीक है, एक बर्ड आई, उसने आंट को खाने स्टार्ट कर दिया, तो उस बर्ड को क्या हो गया? फायदा हो गया, तो उसको तो बेनिफिट हो गया। लेकिन पेड़ को आंट से ना तो उसको खाने से कोई फर्क पड़ रहा था, ना उसको कोई बेनिफिट हो रहा था। ठीक है, एंट को यदि बर्ड ने खा भी लिया तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये क्या हो गया? कमेंसलिज्म हो गया। पैरासाइट में क्या होता है कि पैरासाइट में होता है कि एक को तो बेनिफिट हो रहा है और एक को हो रहा है लॉस। जैसे मान लो हमारे जो हमारा इंसान होते हैं, ठीक है, उसको यदि किसी ने इंसेक्ट ने खा लिया, ठीक है, जो मॉस्किटो ने खा लिया, तो मॉस्किटो को तो ब्लड मिल गया, उसको तो हो गया फायदा। लेकिन हमारे इंसानों में क्या हो गया? स्किन पर इचिंग हो गई। ठीक है, एक इचिंग हो गई, रेडनेस आ गई, तो उसको क्या हो गया? लॉस हो गया कुछ। तो इसको हम बोलते हैं पैरासाइट। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हम एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं। प्लस प्लस होता है म्यूचुअलिज्म, +0 होता है कमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म में होता है एक को माइनस होता है और एक को कुछ भी नहीं होता, तो इसको बोलते हैं एमेंसलिज्म। और पैरासाइट होता है जब एक को फायदा होता है और एक को नुकसान होता है। ठीक है, दोनों को नुकसान होता है, उसका भी एक नाम होता है, शायद उसको बोलते हैं कॉम्पिटिशन। तो इस तरह की ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक टीयर गैस से क्वेश्चन आया था। तो टीयर गैस कब होती है? जब उसमें क्लोरीन मिक्स होता है, तो क्लोरोपिक्रीन इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि ऑप्शन में कुछ और है लेकिन उसमें क्लोरीन सब्सटेंस है तो उसका करेक्ट आंसर वो हो जाएगा टीयर गैस में। ठीक है, HIV टेस्ट से क्वेश्चन आए थे। तो एलिसा जो टेस्ट होता है वो HIV के लिए किया जाता है। एक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का क्वेश्चन भी आया था। तो काफ़ी स्टूडेंट ने जब मुझे टेलीग्राम पे क्वेश्चंस भेजे थे ना, तो डायरेक्ट आंसर ही भेज दिए थे उन्होंने। तो शायद इसका करेक्ट आंसर 104 होगा। देखो, इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो C/5 F - 32/9 यहाँ पर पुट करना होता है। तो यहाँ पर F पूछा था शायद और C दे रखा था, तो इस तरह से इसका आंसर करना था। तो एक क्वेश्चन आया था, आर्टिफिशियल स्वीटनर का नाम पूछा हुआ था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एस्पार्टेम। तो जब जो भी आइसक्रीम्स होती हैं उसमें जो स्वीटनर डाला जाता है वो एस्पार्टेम होता है मोस्टली। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो काफ़ी जगह अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है आर्टिफिशियल स्वीटनर इस एस्पार्टेम का नाम, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एस्पार्टेम। एक बेंजा कॉलम आया था, यूरेनियम, आयोडीन, कार्बन, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो यूरेनियम का यूज़ हम न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं। कार्बन का यूज़ हम कार्बन डेटिंग में करते हैं, जहाँ पर हमको पता लगाना होता है कि इसकी एज क्या है। आयोडीन का यूज़ शायद हम करते हैं गोइट्रे, ऐसा कुछ होता है, उसमें हम यूज़ करते हैं। तो बेंजा कॉलम में 2-3 का भी हमको पता होता है, तो उसका आंसर हो जाता है। ठीक है,
तो एक क्वेश्चन आया था, भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस यूज हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है उसका यूज भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुआ था। ग्रीन हाउस गैस से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो काफ़ी गैसेज होती हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर गैस होती है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे फ्रिज में होती है, एसीज में डलती है, तो इससे ग्रीन हाउस गैसेज बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, एक स्मॉग का पूछा गया था कि कहाँ पर फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन कौन सी कंपोजिशन होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है पान, O3, NO2 और एल्डिहाइड्स। तो क्वेश्चन क्या था मुझे नहीं पता, यदि ये चारों ऑप्शन में थे तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, पान, O3, NO2 एंड एल्डिहाइड। सो एक क्वेश्चन आया था असेंडिंग वेवलेंथ से रिलेटेड, पूछा हुआ था असेंडिंग ऑर्डर निकालना है आपको वेवलेंथ का। तो ये वेवलेंथ दे रखी थी और आपको असेंडिंग ऑर्डर लिखना था, मतलब आपको जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो पहले लिखनी थी एंड देन फिर बढ़ते हुए जाना था। तो UV, I और माइक्रोवेव की वेवलेंथ का ये असेंडिंग ऑर्डर है। इसमें जो UV वेव होती है, अल्ट्रा वेव्स होती हैं, उसकी वेवलेंथ कम होती है, फिर विजिबल की होती है, फिर इंफ्रारेड की होती है और फिर माइक्रोवेव की होती है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन आया था, पिछली बार भी कॉन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन आया था मुझे याद है। पूछा हुआ था कि यदि ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो तो जो हमारे इमेज है वो कहाँ बनेगी? ऑब्वियस सी बात है इनफाइनाइट पे बनेगी। ठीक है, और बड़ी बनेगी। तो ये वाला इसका क्वेश्चन आया हुआ था। मैच द कॉलम पूछा हुआ था, जैसे ये पूछा हुआ था शायद कि बहुत सारे जो साइंटिस्ट है उनकी डिस्कवरी पूछी हुई थी, जैसे बोर की डिस्कवरी क्या है? तो बोर ने क्या किया था, एटम्स के बारे में बताया था। उसके वहाँ पर बताया था कि जो MVR होता है वो क्या इतना होता है, NH क्रॉस के बराबर होता है। जो हमारा मोमेंटम होता है वो NH क्रॉस के बराबर होता है। जो डी ब्रॉगली है उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने लैम्डा के बारे में बताया था। लैम्डा क्या होता है? H/P होता है। या फिर उन्होंने बताया था ड्यूल नेचर ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो इसका श्रोडिंगर ने क्या बताया था? वेव नेचर बताया था। ठीक है, तो इस तरह से डिस्कवरी पूछी हुई थी साइंटिस्ट की, तो उसको आपको करना था। सो एक क्वेश्चन IVF से रिलेटेड आया हुआ था। तो जब मैंने पोल किया था तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने डायरेक्टली आंसर मुझे बता दिए कि IVF से क्वेश्चन आया था। तो शायद आंसर इज IVF क्वेश्चन आया था। शायद टेस्ट ट्यूब बेबी से रिलेटेड कौन सा टेस्ट होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी में कौन सा प्रोसेस यूज होता है, तो वो होता है IVF। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से क्वेश्चन आया था, पूछा हुआ होगा कि न्यूट्रॉन किस तरह से निकालते हैं। न्यूट्रॉन क्या होता है? एटॉमिक मास को यदि हम प्रोटॉन से मैच करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलता है, या फिर एटॉमिक मास को इलेक्ट्रॉन के नंबर से मैच करते हैं तो क्या निकलता है? हमारा न्यूट्रॉन। यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल पूछा हुआ था। ठीक है, पोटैटो, टमाटो, इससे भी क्वेश्चन आए थे। आई डोंट नो क्या क्वेश्चन था, लेकिन इससे भी क्वेश्चन आए हुए थे। तो इस तरह से 30 क्वेश्चन आपको जनरल साइंस में यहाँ पर देखने को मिले थे। तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आए थे, आपके 30 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, जनरल नॉलेज में क्या आएगा? हिस्ट्री आएगा, पॉलिटी आएगा और इकोनॉमिक्स आएगा। तो एक क्वेश्चन आया था आपके करेंसी और इमेज से रिलेटेड। तो 50 की करेंसी हो गई, 100 की करेंसी हो गई, 200 की करेंसी हो गई। तो उसमें पूछा था कि कौन सी इमेज है। तो जब ये करेंसी आई थी ना तो काफ़ी लोगों को इसके नाम पता थे। जैसे 100 पर रानी की वाव बनी हुई है जो कि गुजरात में है। ठीक है, जो 50 है उस पर हम्पी है बना हुआ है। तो मैच द कॉलम था, तो यदि किसी को एक दो भी नाम याद है ना तो इसका आंसर हो रहा था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ था फर्स्ट रॉकेट वुमेन कौन है, तो उसका आपको आंसर करना था। फर्स्ट नोबेल प्राइज मेडिसिन में किसे मिला है? तो हरगोबिंद खुराना, ये बहुत ही पुराना नाम है तो आपको ये पता होना ही चाहिए। जिसने भी नोबेल प्राइज पढ़ा होगा तो उसकी हिस्ट्री तो सभी पढ़ते हैं। तो मेडिसिन में फर्स्ट नोबेल प्राइज किसे मिला था? हरगोबिंद खुराना को, जो कि हमारे इंडिया से है। नोबेल प्राइज 2023 इकोनॉमिक्स में किसे मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोल्डीन। तो गोल्डीन को यहाँ पर नोबेल प्राइज मिला हुआ है 2023 में। एशियन गेम्स में पूछा हुआ था कि फर्स्ट वुमेन एथलीट कौन है जिनको गोल्ड मिला हुआ है। तो जैसे जेवलिन थ्रो में जैसे नीरज चोपड़ा है उनको गोल्ड मेडल मिला हुआ है। सेम एशियन गेम्स में जो अनु कुमारी है उनको जेवलिन थ्रो में क्या मिला हुआ है? गोल्ड मेडल मिला हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनु कुमारी। ठीक है, एक क्वेश्चन AI से रिलेटेड आया था कि AI एंट्रीडॉन का फर्स्ट जो AI एंट्रीडॉन है वो उसका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंद्रजाल। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पूछा हुआ था, एक फेयर का नाम दे रखा था कुंभ मेला, तो वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कुंभ मेला। कोवैक्सीन किसने डेवलप की है? तो भारत बायोटेक इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जब कोवैक्सीन बन रही थी ना तब लोगों को काफ़ी इसके नाम पता थे, काफ़ी न्यूज़पेपर में काफ़ी नाम आ रहे थे इसके, तो भारत बायोटेक नाम याद रह ही जाता है। तो काफ़ी लोगों ने इसका सही आंसर कर दिया होगा। ठीक है, तो HIV टेस्ट किसके लिए होता है? तो इसमें कौन सा टेस्ट होता है? तो इसका अलीसा नाम आएगा, ये रिपीट हो चुका है। 52nd टाइगर रिजर्व कौन सा है उसका नाम पूछा हुआ था, शायद नाम पूछा हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रामगढ़। या फिर कौन सी स्टेट में पूछा है तो उसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे।
क्वेश्चन साइंस डे से आया था कि साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 28 फैब को साइंस डे मनाया जाता है। ठीक है, G20 की थीम पूछी हुई थी। जब मैंने G20 का वीडियो बनाया था तब बताया था कि इसकी जो मेन थीम है वो है वसुदेव कुटुंबकम, मतलब वन अर्थ वन फैमिली वन नेशन इसकी थीम थी। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था चंद्रयान 3 propulsion मॉड्यूल का पेलोड का नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कास्टा करके जो इसका पॉपुलेशन मॉड्यूल था उसके पेलोड का नाम था। आरबीआई कौन सी रेट को अफेक्ट नहीं करता है, तो देखो रेपो रेट से पिछली बार क्वेश्चन आए थे और रिवर्स रेपो रेट ये सब आरबीआई के थ्रू अफेक्ट हो जाती हैं, लेकिन एक बैंक रेट होती है जो सिर्फ बैंक के थ्रू ही अफेक्ट होती है, तो इसका करेक्ट आंसर बैंक रेट आएगा। एक मैथ द कॉलम से क्वेश्चन आया था, पर्सनैलिटी दे रखी थी और पूछा था कि इनको हम किस नेम से जानते हैं, तो काफ़ी बहुत पुराना क्वेश्चन है। सरोजिनी नायडू को हम नाइट एंगल के नाम से जानते हैं, जो फ्रीडम फाइटर का भी नाम आया था। एक लाल बहादुर शास्त्री का नाम आया था जिनको हम पीस मैन के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैन ऑफ पीस बोलते हैं हम इनको। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे हुए थे, एक क्वेश्चन इस तरह से आया था। ठीक है, एक्सरसाइज से क्वेश्चन आए थे, पिछली बार भी एक्सरसाइज से क्वेश्चन आए थे, इस बार भी एक्सरसाइज से क्वेश्चन आए। नोमाडिक एलिफेंट एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, ये इंडिया और मंगोलिया है उनके बीच में ये वाली एक्सरसाइज होती है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, कौन सी स्क्रिप्ट से लिया गया है, ये वर्ड कौन सी स्क्रिप्ट से लिया गया है, तो एक उपनिषद का नाम आया था मुंडको उपनिषद, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। मुंडकोय उपनिषद से ये वाला क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते वर्ड लिया गया है। एक मैच द कॉलम आया था, समुद्रगुप्ता पीरियड से आया था कि समुद्रगुप्त का क्या कौन है, तो इसको हम इंडिया का नेपोलियन बोलते हैं। तो काफ़ी क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री से यहाँ पर देखने को मिले थे। 2-3 के नाम दे रखे थे और बोला था कि इनको हम क्या बोलते थे, समुद्रगुप्त को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, नेपोलियन ऑफ इंडिया। सो एक क्वेश्चन आया था, देखो ये वाला तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लेकिन हम हिस्ट्री का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। गोल गुंबद से क्वेश्चन आया था, गोल जो गुंबद है वो किसने बनाया था, तो काफ़ी ऑप्शन में था, शाहजहाँ था, जहांगीर था, लेकिन ये जो गोल गुंबद है वो साउथ में है, कर्नाटका के साइड में है ये। ठीक है, तो ये गोल गुंबद बनाया था किसने, मोहम्मद आदिल शाह ने। तो वहाँ पर आदिल शाह का शासन था उस टाइम पे, तो मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुंबद बनाया था, तो करेक्ट आंसर होगा आदिल शाह। ठीक है, एक मिसाइल से क्वेश्चन आया था कि कौन सी मिसाइल है जिसमें हमारा PSLV को यूज़ किया गया है, तो शायद सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सिंगापुर जो मिसाइल है वहाँ पर हमने इंडिया के जो PSLV रॉकेट्स है उसको हम यूज़ कर रहे था। ठीक है, तो ऐसे कोई ऑप्शन में आया था, एक बार आप देख लेना। तो बैटल का नाम पूछा हुआ था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में कौन सी बैटल हुई थी, तो बैटल ऑफ चौसा है, ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो बैटल ऑफ चौसा बहुत पॉपुलर बैटल है इन दोनों के बीच में, तो इसका करेक्ट आंसर बैटल ऑफ चौसा का होगा। ठीक है, एक GATT पूछा हुआ था, ये करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन हो गया कि GATT जो है, जो WTO बनने से पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन थी रिलेटेड टू दी ट्रेड, तो इसको इंडिया ने कब साइन किया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जुलाई 1948 को GATT को साइन किया था। उसके बाद WTO आई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आई थी GATT के बाद। ठीक है, तो इसको इंडिया ने कब साइन किया था, जुलाई 1948 को इंडिया ने इसको साइन किया था। ठीक है, अब हम इंग्लिश देख लेते हैं। तो इंग्लिश में आपको 15 क्वेश्चंस आने वाले थे। तो कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो आपको एक वर्ड दे रखा था और पूछा था इसका सिनोनिम क्या होगा या फिर उसका एंटोनिम क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, एक इडियम्स आया था, कप ऑफ टी से क्वेश्चंस आए थे कि कप ऑफ टी का मतलब क्या होता है, तो लाइक करने को हम बोलते हैं कप ऑफ टी। समवन यदि कुछ लाइक कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे इसकी कप ऑफ टी है। ठीक है, फिर इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आए थे, हैज़ हैव ऐसा कुछ था और आपको हैज़ हैव पुट करना था, या फिर आर्टिकल से आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, एरर से क्वेश्चन आए थे, स्टेटमेंट दे रखी थी, पूछा था कि इसमें क्या एरर है, और पैसिव वॉइस से क्वेश्चंस आए हुए थे। तो काफ़ी मतलब मुझे क्वेश्चंस भी स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम पे भेजे हैं, तो सिंपल सा एक पैसिव वॉइस आया था और उसको करना था। तो मतलब इंग्लिश बहुत ही ईजी आई थी इस बार की। ठीक है, यहाँ पर आपके पैसेज से क्वेश्चंस नहीं आए थे। यदि हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। टाइम टेकिंग तो नहीं थी, लेकिन हाँ यदि किसी ने रीजनिंग की प्रिपरेशन की होगी तो उसके क्वेश्चंस हो रहे थे। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आए थे, स्क्वायर दे दिया था, सर्किल दे दिया था और आपको पूछा था इसका सिटिंग अरेंजमेंट क्या होगा। 3 to 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिले थे। स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, इससे क्वेश्चन आए थे। जैसे कि मान लो आपको पूछा था कि ऑल, नन, ये जो आते हैं ना, सम नॉट, ये इसमें आते हैं। स्टेटमेंट दे रखे होते हैं कि ऑल फ्लावर इज रिलेटेड टू चेयर इज नॉट, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टेटमेंट कंक्लूजन में आते हैं। तो इससे आपको 3 to 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे।
कैलेंडर से क्वेश्चन आए थे, क्लॉक से क्वेश्चन आए थे, ट्रायंगल पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं इसके अंदर, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आए थे, जैसे मान लो आपको फिजिक्स दे दिया था, उससे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट एक और वर्ड दे दिया था, अब पूछा था इनके बीच में क्या कोड है, क्या इनका रिलेशन है, और अब पूछा गया था एक और वर्ड दे दिया था, जैसे मान लो रीजनिंग दे दिया था, अब बोला था कि रीजनिंग अब किससे रिलेटेड होगा, तो इस तरह से कोई क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसको आपको सॉल्व करना था, इसमें क्या रिलेशन है उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। रिलेशनशिप पे क्वेश्चन आए थे, सीरीज पे आपको 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, तो इस तरह के यहाँ पर आपको रीजनिंग में काफी सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। 30 क्वेश्चन रीजनिंग से आए थे, एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन आए थे, 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिले थे, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से जो लैंग्वेज थी वो थोड़ी सी लेंदी थी, इस वजह से क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी स्टूडेंट्स को। जैसे एज से क्वेश्चन आए थे, मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन आए थे, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आए थे, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आए थे, यहाँ पर आपको डिस्काउंट से भी क्वेश्चन देखने को मिले थे, मतलब आपको 2-3 डिस्काउंट दे दिया था, अब पूछा था इसका एवरेज डिस्काउंट क्या होगा। पाइप से क्वेश्चन आए थे, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आए थे, जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया है tan थीटा से क्वेश्चन आया था, और पूछा था cos थीटा माइनस tan थीटा का इसका आंसर क्या होगा, तो हम जब ट्रायंगल करके सॉल्व करते हैं तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन आए थे। तो एप्टीट्यूड का इन्होंने पूरा जितना भी पोर्शन होता है वो कवर कर लिया था, लेकिन 30 क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, यदि मैथ्स में 30 क्वेश्चन आए तो काफ़ी टाइम ले लेते हैं, तो हाफ एन आवर 1 आवर तक भी ये चला जाता है यदि किसी ने भी इसको सॉल्व किया होगा तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं आईपीओ और WIPO के, ठीक है। तो इसके 15 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिले थे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी ट्रिकी थे, तो जो मैंने पढ़ाए थे उसमें से भी 1-2 क्वेश्चन तो आए होंगे, लेकिन थोड़े से अलग लेवल के क्वेश्चन थे, जैसे कि सेक्शंस पूछ लिए थे, जैसे सेक्शन 14 कॉपीराइट से रिलेटेड पूछ लिया था कि किससे रिलेटेड होता है सेक्शन 14, इस तरह का क्वेश्चन आया था। एक चीज़ से क्वेश्चन आया था, ये तो सिंपल ही है, ठीक है। तो चीज़ यदि कोई प्रोडक्ट है उसका प्रोसेस नया है तो वो किस में काउंट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये पेटेंट में काउंट होगा, तो कॉपीराइट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो पेटेंट के अंदर ये हम इसको लेकर आएंगे। पेटेंट का अमेंडमेंट पूछ लिया था कि 2002 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसको फोर्स में कब लाया गया था, तो उसका ईयर पूछ लिया था, तो मई 2023 में ये फोर्स में लेकर आए थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था, यदि किसी को पता होगा, यदि किसी ने तुक्का लगाया होगा तभी इसका सही हुआ होगा, अदरवाइज थोड़ा सा ये डिफिकल्ट मुझे लगा। मैच द कॉलम आया था, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस पूछी हुई थी और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मैच करना था। स्टेटमेंट पूछा हुआ, एक स्टेटमेंट कॉपीराइट से रिलेटेड दे रखा था कि मान लो कोई सिंगर है उसने इस डेट पर कॉपीराइट से रिलेटेड डिस्कस किया है, तो वो कॉपीराइट के अंदर कब कौन सी डेट पर आएगा, तो ऑब्वियसली बात है यदि उसने डिस्कस किया है और रजिस्ट्रेशन का अप्लाई नहीं किया है तो वो कॉपीराइट के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि उसने सिर्फ डिस्कस किया है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर डिस्कस वाला होगा, मतलब वो कॉपीराइट के अंदर अभी नहीं आएगा क्योंकि उसने डिस्कस किया है। यदि उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया होता, ऐसा कुछ होता, तो इसका आंसर फिर वो डेट के अकॉर्डिंग आता, ठीक है, और फिर आता कि वो 60 ईयर्स तक वो उसका कॉपीराइट रहेगा, तो इस तरह का ऑप्शन तब आता, ठीक है। यदि डिस्कस किया है तो उसका आंसर नहीं आएगा। फिर क्वेश्चन आया था WIPO की कंपोजिशन से रिलेटेड, कंपोनेंट से रिलेटेड, WIPO की कौन कौन सी और ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। देखो, जनरल असेंबली हो गई, कोऑर्डिनेशन कमेटी हो गई, ठीक है, या फिर हम बात करते हैं इंटरनेशनल ब्यूरो की, तो ये सब क्या है, WIPO की कंपोजिशन है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। तो IPO WIPO के मुझे यही क्वेश्चंस मिले, यदि आपको और क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम जो भी ये एग्जाम देंगे ना उनके लिए बेनिफिशियल होगा। और यदि हम कट ऑफ की बात करते हैं तो 80 से लेकर 95 तक के जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका इसका इतना स्कोर आ रहा है वो अपनी मेंस की तैयारी कर सकते हैं। और दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड द बटन। थैंक यू।